तो हमने पिछली वीडियो में एनकोडिंग टेक्निक्स कंप्लीट कर ली थी। अब हम देखेंगे स्केलिंग टेक्निक्स। स्केलिंग टेक्निक्स। ओके। सो स्केलिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको एग्जांपल से बताऊं, स्केलिंग का मतलब है नैरो डाउन करना। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, नैरो डाउन। ठीक है। अब उसको कैसे? सपोज मेरे पे एक कॉलम है, एक डेटा सेट है, नेम, एज एंड सैलरी। ठीक है। और मैं यहाँ कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। राहुल, रोहन, सुमित। ठीक है। और मैं अगर एज लूँ तो लेता हूँ 23, 24 एंड 26। और सैलरी लेते हैं 20,000, 30,000, 40,000। ये आपके पास एक डेटा है। ओके। अब इस डेटा में ये आपके फीचर्स हैं। नेम, एज, सैलरी आपके क्या है? फीचर्स हैं। ठीक है। हमेशा ये याद रखना, फीचर्स किस चीज से बने होते हैं? दो चीजों से बने होते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है यूनिट। ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट माने, अगर मैं एज कॉलम का एग्जांपल लेता हूँ, एज का लेता हूँ एग्जांपल। एज किससे बना है? मैं अगर राहुल के लिए देखूं, राहुल का जो मैग्नीट्यूड है वो एज का कितना है? 23। और एज की यूनिट क्या होती है? ईयर्स। एज को किस में डिनोट करते हैं हम? ईयर्स में। सेम अगर मैं सैलरी को देखूं, तो मैग्नीट्यूड क्या है राहुल का देखेंगे तो 20,000। और उसकी सैलरी की यूनिट क्या होती है? रुपीज, रुपीज, डॉलर्स, कुछ भी। ठीक है। ऐसे अगर हम हाइट वेट के लिए देखेंगे तो वो इंच वगैरह या केजी वगैरह। ठीक है। तो फीचर्स दो चीज़ों से बनते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब इन्हीं मैग्नीट्यूड और यूनिट की वजह से एक दिक्कत आती है। अगर आप एज वाले को देखते हो, राहुल के लिए अगर आप एज देख रहे हो 23 और सैलरी देख रहे हो आप 20,000, आप गैप देख रहे हो इसके बीच में 23 वैल्यू और 20,000 वैल्यू, बहुत बड़ा गैप है। ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल गैप देखोगे, बहुत बड़ा गैप है 23 और 20,000 में। तो ये जो गैप ही है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे जो एमएल एल्गोरिथम्स होंगे ना, बहुत सारे एमएल एल्गोरिथम लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो भी आप आगे पढ़ोगे, एंड केएनएन। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो जितने भी डिस्टेंस बेस्ड होते हैं, अभी मैंने डिस्टेंस बेस्ड क्यों बोला, मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो जितने भी ये डिस्टेंस बेस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होते हैं ना, ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। ये जो 23 से 20,000 के बीच में डिस्टेंस है ना, और ये अगर बहुत ज़्यादा है तो आपका मशीन लर्निंग मॉडल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसको भी हमें ठीक करना होता है। अब वो कैसे, क्यों नहीं कर पाएगा परफॉर्म? इसको अगर हम ग्राफ से देखें, सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, वही एज और सैलरी का। सपोज एक्स एक्सिस पे हम एज निकालेंगे और वाई एक्सिस पे हम सैलरी निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे राहुल की एज है, यहाँ पे अगर हम बनाए 10, 20, 30, तो यहाँ पे राहुल की कहीं पे एज होगी 20 पे। राहुल की कितनी एज थी? 23। तो यहाँ कहीं पे होगी 20 के बाद, यहाँ कहीं। ठीक है। एक्स एक्स पे एज के, तो यहाँ पे राहुल की एज है कहीं। ठीक है। और उसके बाद वाई एक्सिस पे क्या हम सैलरी प्लॉट कर रहे हैं, तो सैलरी कितनी है? 20,000। 20,000। तो 20,000 अगर हम प्लॉट करते जाएंगे तो ये बहुत ऊपर चले जाएगा, लेकिन ग्राफ में भी नहीं दिखेगा, इतना ऊपर चले जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो आएगा 10, फिर 20, 30, 40 करके, ऐसे कर कितना ऊपर चले जाएगा वो आप देखो, है ना।
तो यही चीज आपके लिए बहुत दिक्कत करेगी कि वो पॉइंट पता नहीं ऊपर जाके इन्फिनाइट ऊपर जाके कहाँ बनेगा फिर यहाँ पे। तो फिर ये होगा आपका राहुल वाला पॉइंट, जहाँ पे वो 20,000 मैच करेगा और राहुल मैच करेगा। यहाँ पे अगर 20,000 आएगा ये, और यहाँ पे से 23 आएगा, तो जो ये आपका ये वाला पॉइंट होगा, ये राहुल का पॉइंट होगा। ठीक है, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए यूज होगा। ऐसे करके यहाँ से आपके सैलरी वाला पॉइंट आएगा, यहाँ से आपका एज वाला आएगा, और जहाँ पे ज्वाइन होंगे दोनों मिला के, तो ये आपका राहुल वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, बट ये तो बहुत ऊपर जाएगा ना, क्योंकि एज तो, एज कितने रेंज में हमारी, अगर आप जनरली स्पेसिफाई करें एज कितनी हो सकती है किसी बंदे की, 100 तक जा सकती है एट मैक्स। 100 तक जा सकती है एज, 100 के ऊपर तो नहीं जाएगी किसी की एज। और सैलरी कितनी जाएगी, सैलरी तो 1 CR तक भी जा सकती है। ठीक है, आराम से जा सकती है, 1 CR, 2 CR, 3 CR, कुछ वो थोड़ा ना इसमें। तो वही स- आप ये देखो 100 और 1 CR में कितना बड़ा गैप है। और ये गैप क्यों आ रहा है, ये यूनिट की वजह से आ रहा है, क्योंकि एज हम किस में मेजर करते हैं, ईयर्स में, और सैलरी हम किस में करते हैं, रुपीज या डॉलर्स में। ठीक है, तो वही। लेकिन अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन का, या सॉरी फीचर स्केलिंग करें, फीचर स्केलिंग करें, फीचर स्केलिंग से क्या होगा, तो ये जो आपका ग्राफ है वो कैसे बनेगा, वो इन वैल्यूज को स्टैंडर्डाइज, सॉरी स्केल करेगा। स्टैंडर्डाइजेशन तो एक टेक्निक है फीचर स्केलिंग के अंदर। फीचर स्केलिंग में दो टेक्निक्स आती है मेनली, अभी वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं फीचर स्केलिंग करता कैसे है। तो स्केल करेगा इन्हें, इनको नैरो डाउन करेगा, नैरो डाउन। दोनों का काम ही एक ही है, दोनों टेक्निक्स का काम। नैरो डाउन करेगा कैसे, ये क्या करेगा, एज एज को भी -2 से 2 के बीच ले आएगा, सैलरी को भी -2 से 2 के बीच ले आएगा। जरूरी नहीं है ये -2 से 2 में ही लाए, -3 में भी ला सकता है, -4 to 4 भी ला सकता है, बट एक फिक्स रेंज के अंदर ले आएगा दोनों को, एज को भी और सैलरी को भी। तो अब प्लॉट करना आसान है ना, यहाँ से अगर राहुल की एज आ रही है -1 पॉइंट कुछ समथिंग यहाँ पे, और ऊपर से भी उसकी इतनी आ रही है, तो यहाँ पे प्लॉट हो गया, एक यहाँ पे प्लॉट हो गया, एक यहाँ पे प्लॉट हो गया। अब हमें ग्राफ सही से मिल रहा है पूरा, एज और सैलरी का। ठीक है, तो यही है फीचर स्केलिंग का काम, कि जो ये आपकी लार्जर गैप है वैल्यूज के बीच में, ये 100 और 1 CR में कितना बड़ा गैप है, इसको आप स्मॉलर गैप में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, इसके पीछे की पूरी मैथमेटिक्स है कि कैसे काम करता है वो। बट उससे पहले हम देखते हैं कि जो ये स्केलिंग है वो कितने टाइप की होती है, जो कि मैं अभी मेरे मुंह से निकल गया था, स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह। तो स्केलिंग है दो टाइप की, पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, दूसरा है नॉर्मलाइजेशन। काम दोनों का एक ही है, जो मैंने बताया ना, बिगर गैप को स्मॉलर गैप में, बस कब कब यूज करना है वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन डिस्कस करेंगे, और इनके मैथमेटिक्स को भी समझेंगे कि मैथमेटिकली कैसे काम कर रहा है ये। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पहले, सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन देखेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन यूज कब करोगे, व्हेन टू यूज। ठीक है, तो मैंने आपको, जब आपके पास पहला तो ये है कि जब आपको लार्जर गैप को स्मॉलर गैप में कन्वर्ट करना हो, स्मॉलर गैप में। दूसरा, जब आप डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम का यूज कर रहे हो, मतलब मशीन लर्निंग में डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है, जितने भी लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, KNN वगैरह, इनका यूज कर रहे हो। तो तीसरा है जब आपका जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर
आपने मेरी मैटप्लॉटलिब ईडीए वगैरह की वीडियो देखी हो, तो उसमें एक डिस्ट प्लॉट या केडी प्लॉट करके मैंने कुछ बताया था, एक चीज जिसमें आप डेटा को ग्राफ में कन्वर्ट करते हो। सपोज अगर मेरा जो डेटा का कुछ ग्राफ आ रहा है, अगर मैं डिस्ट प्लॉट यूज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कर्व आ रहा है, एकदम परफेक्ट कर्व, मतलब यहाँ से बराबर है, यहाँ से भी बराबर है, और बीच में पीक पे जा रखा है ऐसे। तो इस डेटा को हम बोलते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब भी आपको ऐसा डेटा मिले और आपको उस लार्जर गैप टू स्मॉलर गैप कन्वर्ट करना हो, मतलब आपके जो दो वैल्यूज के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो, तो आप स्टैंडर्डाइजेशन यूज कर सकते हो, जो आपका ऐसा ग्राफ हो। चौथा ये है ऑलवेज यूज। आप स्टैंडर्डाइजेशन यूज करो, चाहे अगर आपको जरूरत ना भी हो, चाहे गैप इतना बड़ा है नहीं भी है, तब भी आप यूज कर लो स्टैंडर्डाइजेशन। कोई खराबी नहीं है स्टैंडर्डाइजेशन में। ठीक है, आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये है कि ये आपको प्रॉफिट देगा ही, या अगर नहीं भी देगा तो ये कुछ नहीं करेगा सर, मतलब लॉस नहीं करेगा आपका कहीं पे भी स्टैंडर्डाइजेशन। या तो प्रॉफिट करेगा या कुछ भी नहीं करेगा। तो मैं बोलूंगा कि हमेशा परफॉर्म करके देख लो इसे, स्टैंडर्डाइजेशन को। तो जब भी आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसी को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, या इसको एक और बोलते हैं हम नाम, गॉस डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही वर्ड है दोनों के लिए। ठीक है, तो आपका जब डेटा ऐसे में हो, ठीक है, आपने हिस्टोग्राम प्लॉट करते होगे। हिस्टोग्राम भी, अगर हिस्टोग्राम ऐसे में, ऐसे शेप में आ रखा है कि मतलब साइड साइड से छोटा, फिर बीच में एकदम बड़ा सा जा रखा है हिस्टोग्राम का जो ग्राफ, और उसके बाद वापस नीचे की तरफ, तो आपको वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी ऐसा हो तो आप स्टैंडर्डाइजेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइजेशन के हम देखते हैं मैथमेटिक्स। अब देखेंगे हम मैथ्स कैसे काम करती है स्टैंडर्डाइजेशन में। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन की मैथ समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला क्या है, मीन। मीन क्या होता है? दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। कोई दिक्कत नहीं है, छोटे से एग्जांपल से इस दोनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? सपोज मेरे पे कोई डेटा है, अगर मैं बोलूँ मेरे पे एक एज कॉलम है कोई। ठीक है, एज कॉलम में मेरे पास क्या क्या डेटा है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये मेरा डेटा है, एक ही कॉलम ले रहा हूँ मैं। ठीक है, आप दो पे भी अप्लाई कर सकते हो, सेम तरीके से काम करने वाला है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, हमारा सबसे स्टेप वन क्या होगा, जब भी हमें स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू निकालनी है किसी की, क्योंकि ये किसको कन्वर्ट करेगा, 10 को भी किसी वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, 20 को भी करेगा, 30 को भी करेगा, 40 को भी करेगा, 50 को भी करेगा। बट वो किस वैल्यू में करेगा, क्या मेथड लगा रहा है वो, क्या मैथमेटिकल अप्रोच है, वो समझना में। पहले स्टेप वन में क्या करेगा वो, पहले निकालेगा वो कैलकुलेट मीन। मीन का क्या होता है, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज बहुत ही नॉर्मल टर्म है, तो मैथमेटिक्स का हर किसी को पता होगा। तो, तो मीन कैसे निकालेगा, हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे मीन को, ये यू करके होता है। एवरेज कैसे निकलेगा, सारी वैल्यूज जितनी भी एज में, इनको ऐड करो, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, ऐड करा, और ओवरऑल वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, पांच वैल्यू है हमारे पास एज की। ठीक है, तो डिवाइड बाय 5, आप इसको कैलकुलेट करोगे, इनको ऐड करो ऊपर वाले को, 5 से डिवाइड कर देना, तो ये आएगी आपकी वैल्यू 30। मिल गया आपको अपना मीन, आपको मीन मिल गया। मीन कितना आ गया आपका, 30। ये आपकी एक वैल्यू, एक स्टेप हो गया। स्टेप टू होगा आपका कैलकुलेट डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला स्टेप क्या होगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपका फॉर्मूला होता है, ये इसको डिनोट करने के लिए ये होता है सिंबल। ठीक है, अब आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट
ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें जो भी आपका मीन है, मीन माइनस जो भी आपकी वैल्यू है एज में, मैं अगर इनको मान लेता हूँ x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। मीन माइनस x1 प्लस फिर मीन माइनस x2 प्लस मीन माइनस x3 प्लस और सो ऑन, ऐसी जब तक x5 तक, मतलब 50 तक ना हो जाए। उसका डिवाइड कितने से करना है, सेम इसी की तरह, जहाँ पे आपने मीन में 5 लिया था ना, यहाँ पे भी 5 लोगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या होगा, अ, इनको मैं हटाता हूँ और अब मैं रियल वैल्यूज को डालता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये तो मैंने फॉर्मूला डाला, तो उसमें मैंने क्या बताया था, मीन माइनस x1। मीन कितना था हमारे पास, 30 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 30 माइनस x1 क्या है हमारा, 10। 30 माइनस 10, फिर प्लस करेंगे 30 माइनस 20, फिर प्लस करेंगे 30 माइनस 30, फिर प्लस करेंगे 30 माइनस 40, फिर 30 माइनस 50। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। और डिवाइड बाय कितने से करेंगे, कितनी वैल्यू एम पे, 1 2 3 4 5, 5, ठीक है। जैसे मीन के केस में किया था 5, तो यहाँ पे भी 5 है। ये याद रखना, आपको बस मीन से सबको माइनस करते रहना है। 30 माइनस 10 प्लस 30 माइनस 20 प्लस 30 माइनस 30 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आप इसको कैलकुलेट करोगे, रूट वगैरह निकालोगे, तो ये आएगा कुछ अंडर रूट 40 समथिंग। ये अंडर रूट 40 समथिंग आ रहा है। हाँ, अंडर रूट 40 को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 14.14। तो ये आपका 14.14 क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको दो इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, आपको मीन मिल गया 30, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया 14.14, ठीक है। अब क्या काम है बस हमारा निकालने का, अब आपको बस स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू निकालनी है। दो आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बताई, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेट कर तो दी हमने। मीन का सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी सिंपल सा फॉर्मूला है, निकाल दिया उसने। मैं यहाँ पे एक और बार एज वाला कॉलम बनाता हूँ। एज कितना है यहाँ पे, 10 20 30 40 50, ये आपका डेटा था। हमने कैलकुलेट कर लिया, मीन कितना था हमारा 30, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था हमारा 14.14 समथिंग, ठीक है। तो हमें दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज मिल गई हैं। अब हमें स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू, फॉर 10, यानी इसके लिए कि 10 को किस में कन्वर्ट करेगा ये, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू को हम डिनोट करते हैं z से, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो भी आपकी वैल्यू है, यानी जो वैल्यू है, यानी 10 माइनस जो आपका मीन है यानी 30 डिवाइडेड बाय जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। x यानी जो आपकी वैल्यू है ही, 10 के लिए निकाल रहे हो ना, तो 10 ही डालोगे यहाँ पे। 10 माइनस u, क्या है, मीन है आपका, 10 माइनस 30 डिवाइड बाय 14.14। ये जो आपकी वैल्यू आएगी, ये समथिंग आएगी आपकी -1.41 समथिंग कुछ। तो ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी स्टैंडर्डाइज वैल्यू है। तो ये देखो आपने, इसने इसने 10 को किस में कन्वर्ट कर दिया, -1.41 में। सेम एक और बार 20 के लिए भी देख लेते हैं। 20 के लिए कैसे निकालेगा ये z, ये निकालेगा 20 माइनस किससे करेंगे, मीन से, -30 डिवाइड बाय 14.14। ये क्या वैल्यू आएगी, समथिंग अप्रोक्स -0.71। इसमें देखो 20 को किस में कन्वर्ट कर दिया, -0.71 में। वैल्यू कम हो गई ना, नैरो डाउन कर दी इसने वैल्यू, ठीक है। बट रिलेशनशिप अभी भी एज का वही है, मतलब इसने रिलेशनशिप नहीं खोया है,
बट इसने वैल्यूज को नैरो डाउन कर दिया है काफी। वैसे अगर आप 30 के लिए भी निकालोगे, 40 के लिए निकालोगे, 50 के लिए, 50 के लिए निकालते हैं चलो, तो हम देखेंगे 50 नाम की वैल्यू को कितना नीचे करा है इसने। 50 को देखते हैं, 50 के लिए क्या होगा हमारा, 50 माइनस 30 डिवाइड बाय 14.14, यह आएगा समथिंग अप्रोक्स आपका 1.41। ये देखा आपने, जो लोएस्ट लिमिट थी -1.41, हाईएस्ट लिमिट है 1.41, जो मैंने उस समय बताया था कि ये -2 से 2 पे करेगा। ठीक है, तो यही है वो कि माइनस, इसने इस डेटा को किसमें किया, इसने -1.41 से 1.41 तक। जो आपकी लोएस्ट वैल्यू होगी वही आपकी हाईएस्ट वैल्यू भी होगी, बस ये पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी। ठीक है, तो ऐसे काम करता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, अब इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ये तो हमने देख लिया मैथमेटिकल। अब बट ये आपके पास मैंने मैथ समझाने के लिए है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। साइकिट लर्न में स्टैंडर्ड स्केलर करके है ऑलरेडी, उसको बस आपको डेटा पे लगाना है, वो अपने आप ये कर देगा। वो तो आपको मैथ समझाने के लिए मैंने बताया ये छोटे से एग्जांपल से कि वो काम कैसे करता है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। हम देखते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने कोड पहले से ही लिखा हुआ है ताकि एक्सप्लेन करने में इजीली हो जाए। ठीक है, वरना अगर मैं कोड वापस लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी फालतू में। बट यहाँ पे देखो काम कैसे कर रहा है बस वो। ठीक है, पहले मैंने नमपाई और पांडास को इंपोर्ट किया। अब देखो मेरे पे डेटा फ्रेम तो था नहीं, तो मैंने खुद से डेटा फ्रेम कन्वर्ट क्रिएट किया है। ठीक है, ये np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, नॉर्मल क्यों कन्वर्ट किया, मैंने कहा था ना मेरे को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा चाहिए, उसी के ऊपर मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा चाहिए मुझे, तो मैं इसको अगर यूज करूँ और मेरा बस इन एजेस का बनाया मैंने और सैलरीज का बनाया मैंने। ठीक है, रैंडमली डेटा डाला है, रैंडम का यूज किया गया है, बट आपके पास जनरली डेटा होगा ऑलरेडी CSV फाइल्स में। यहाँ पे मैंने खुद से डेटा क्रिएट किया है, तो डेटा डॉट df क्रिएट किया, उसके बाद मैंने डेटा फ्रेम कन्वर्ट किया, एजेस और सैलरी से जो रैंडम वैल्यू निकाली ना, उससे मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। तो जो हमारा डेटा फ्रेम है वो ऐसा कुछ दिख रहा है। ये देखो, एज है यहाँ पे और यहाँ पे सैलरी है, मतलब किसी बंदे की एज 53 है तो उसकी ये इतनी सैलरी है, किसी की इतनी है तो इतनी सैलरी है। मतलब मैंने 1000 रोज कन्वर्ट किए, यानी 1000 लोगों का डेटा निकाला है एज और सैलरी का। ठीक है, तो इससे आपका इतना हो गया, आपको डेटा फ्रेम मिल गया। जनरली इतना आप पे रहेगा ऑलरेडी, जब CSV फाइल में करोगे ना आप, तो ये आप पे ऑलरेडी रहेगा। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, PLT, मैं पहले मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, मैटप्लॉटलिब यहाँ से हटाते हैं, ऊपर ऊपर इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करेंगे और हम अभी इसका डेटा का ग्राफ देखेंगे, PLT डॉट हिस्ट DF और एज का देखते हैं। DF है हमारा या डेटा DF है, डेटा DF है, और PLT डॉट शो। ये हमारा ऐसा कुछ ग्राफ है, एज का ग्राफ हमारा ऐसा है। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70, और ये कितना जा रहा है, 50 100 150 200 250। मतलब इतने लोगों का, देखो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ दिख रहा होगा, मैंने बताया था ना यहाँ से ऊपर जाता है फिर वासी नीचे आता है। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम अगर हम सैलरी का देखेंगे, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इतना पता चल गया हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप स्टैंडर्डाइजेशन लगा सकते हो। एक कंडीशन चेक हो गई हमारी। अब लगाने के लिए क्या करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन को, आप इंपोर्ट करोगे sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से, जो आप कल तक कर रहे थे एनकोडिंग टेक्निक भी प्री प्रोसेसिंग से ही इंपोर्ट कर रहे थे। तो इस बार इंपोर्ट करोगे स्टैंडर्ड स्केलर, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन करना है ना। नॉर्मलाइजेशन के लिए एक अलग स्केलर आता है, मिन मैक्स करके आता है वो, बट अभी हम स्टैंडर्डाइजेशन देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड स्केलर। ओके, उसके बाद आप इसे इनिशलाइज करोगे, जैसे हम एनकोडिंग एनकोडर को कर रहे थे स्केलर इनिशलाइज, इस बार स्केलर को करेंगे इनिशलाइज। स्टैंडर्ड स्केलर को स्केलर नाम के वेरिएबल में इनिशलाइज कर दिया। उसके बाद हम इसे अपने डेटा फ्रेम पे लगाएंगे।
तो स्टैंडर्डाइज डेटा इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डेटा डॉट डीएफ। इसने डेटा डीएफ पे स्केलर को परफॉर्म कर दिया। फिट ट्रांसफॉर्म यानी अप्लाई करना स्केलर को। उसके बाद हमने जो ये डेटा हमें मिला है ना, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो स्टैंडर्डाइज डेटा क्या है, ये एरे फॉर्मेट में होगा, क्योंकि जो जितने भी ये एसक्यूएल के अंदर है, ये सब नमपाई फॉर्मेट में परफॉर्म करते हैं। अगर मैं इसे रन करता हूँ और अब मैं स्टैंडर्डाइज डेटा देखता हूँ, ये देखो एरे फॉर्मेट में है। तो हमने इस एरे से क्या बनाया, एक डेटा फ्रेम बनाया है, क्योंकि हमें मुझे शो करना है आपको। जनरली आपको ये वापस रिकन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप एमएल मॉडल यूज करोगे। ठीक है, वो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसने काम कैसे किया है। एक बार अगर नंपाई एरे बन गया तो हमें पता नहीं चल रहा ना एज कौन सा है, सैलरी कौन सा है इनमें। जनरली ये है, जो 1.3 कुछ आ रखा है ये एज है आपकी, 1.22 कुछ आ रखा है ये आपकी सैलरी है। देखो इसने कन्वर्ट तो कर दिया, फिक्स रेंज में लिया है ना एक। कहाँ एज हमारी कैसे थी, यहाँ अगर ऊपर देखोगे एज 53, सैलरी 6484 कुछ थाउजेंड कुछ। बट ये कैसे में लिया है उसे, 1 1 के टर्म्स में, तो मतलब हमें प्लॉट करना आसान हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्डाइज डेटा को जो हमें यहाँ से मिला है इस वाली लाइन से, इसको वापस डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एज और सैलरी वाले डेटा फ्रेम में। इसको रन करते हैं। अगर मैं स्टैंडर्डाइज डेटा फ्रेम देखूंगा अपना, ये देखो, अगर मैं डेटा डीएफ देखूं, ये देखो अब, ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था ऊपर वाला, और ये वाला हमारा स्टैंडर्डाइजेशन के बाद वाला है। तो इसमें क्या था, 53 और 68,000, इसने 1.34 1.23 स्टैंडर्डाइज कर दी वैल्यू, एक लिमिट मिल गया है, नैरो डाउन कर दी वैल्यूज को। यही बोल रहा था मैं। 44 को 0.45 और 41,000 को -0.55। देख रहे हो आपका टास्क कितना ईजी हो गया है। ठीक है, तो यही करता है स्टैंडर्डाइजेशन, वैल्यूज को नैरो डाउन कर दिया उसने, सेम रेंज में लिया है एज और सैलरी को। ठीक है, तो यही करता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन मेनली। अब इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू समझें, तो मैंने ये कोड लिखा हुआ है, बस ये समझाने के लिए, आपको कोड कॉपी करने की जरूरत नहीं है कुछ, बस ये समझाने के लिए कि काम कैसे कर रहा है वो। ठीक है, ये एक स्क्रीन में आ जाए तो साइज छोटा कर देते हैं इसका। ठीक है, तो ये आपके ब्लू वाले एज है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला ब्लू वाला, ये स्टैंडर्डाइजेशन से पहले है, ये एज है स्टैंडर्डाइजेशन के बाद, नीचे वाला ब्लू। तो देखो ग्राफ के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं आया है, मतलब ग्राफ का रिलेशन अभी प्रिजर्व है, चाहे स्टैंडर्डाइजेशन के बाद देखो या पहले देखो, ग्राफ तो आपका सेम ही बन रहा है। बट अगर वहीं आप वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है 20 40 60, बट यहाँ पे क्या है -2 0 2, -2 से 2 के बीच में इसने कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, एज को सेम सैलरी देखो, सैलरी आपकी रेड वाली है, ये बिफोर है ऊपर वाली, नीचे वाली आफ्टर है। सैलरी में कुछ फर्क नहीं आया आपका, डेटा भी वैसी है, डेटा का रिलेशन प्रिजर्व है, हिस्टोग्राम सेम बन रहा है दोनों का ही, चाहे स्टैंडर्डाइजेशन लगाया हो चाहे नहीं लगाया हो। बट रेंज देखो, कहाँ सैलरी थी 1 लाख तक, सॉरी 10 लाख, कितना, 1 लाख तक थी सैलरी आपकी। बट अब किस में कन्वर्ट कर दी उसने, -2 से 2 के बीच में सैलरी को कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब ये नैरो डाउन तो करता है वैल्यू, बट डेटा का रिलेशन क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का यही काम है, और ऐसे ही अप्लाई करते हो आप। ठीक है, तो ये फिट ट्रांसफॉर्म करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे अगला, जो कि हमारा नॉर्मलाइजेशन। तो अभी हमने स्टैंडर्डाइजेशन का देख लिया कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे काम कर रहा है। अगला है नॉर्मलाइजेशन। अब हमें पता है स्टैंडर्डाइजेशन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा क्या है, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम स्टैंडर्डाइजेशन का यूज़ करेंगे। बट अगर नहीं हो डेटा नॉर्मलाइज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना हो, सपोज मेरा डेटा ऐसा कुछ है, यहाँ और फिर ऐसे। ठीक है, मतलब सेंटर पे नहीं आ रहा आपका, ये जो पीक आ रहा है सेंटर पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तब क्या करोगे, और डेटा में है, जो हमें बोल रहे थे ना लार्जर गैप टू स्मॉलर गैप कन्वर्ट करना है, वो अभी भी है, तब क्या यूज़ करोगे, तब आप यूज़ करोगे नॉर्मलाइजेशन का।
नॉर्मलाइजेशन के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन में क्या था, स्टैंडर्ड स्केलर, नॉर्मलाइजेशन में आपका मिन, मैक्स, स्केलर। और इसका मैथमेटिकल तो बहुत इजी है, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन से बहुत इजी है इसका मैथमेटिकल जो अप्रोच है। ये करता क्या है, पहले तो आपने ये देख लिया कि यूज कब करना है। दोनों का काम एक ही है, स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन का फर्क कितना है, ये डिपेंड करता है डेटा कौन सा आपके पास। अगर डेटा नॉर्मलाइज है तो स्टैंडर्डाइजेशन, डेटा नॉर्मलाइज नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन। इस कंडीशन को नॉर्मलाइज कहते हैं। ये कंडीशन है, ये पीक वाली, ये आपकी नॉर्मलाइज कंडीशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मलाइज कंडीशन कुछ भी कह सकते हो, या गॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसे। बट जो यहाँ पे स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आपके पास स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप लगाओगे नॉर्मलाइजेशन, जब आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप लगाओगे स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, मैथमेटिकल, मैथ्स क्या है इसकी। इसके लिए तो आपको मीन वगैरह की भी इतनी जरूरत नहीं है, जितना आप उसमें देख रहे थे ना, इसके लिए आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। सपोज मेरे पास एज वाला ही लेते हैं, ठीक है, एज वाला ही लेते हैं, 10, क्योंकि हम बस देख रहे हैं कि काम कैसे कर रहा है, 10, 20, 30, 40, 50। ये आपके पास हो गया डेटा। अब ये क्या करेगा, आपका पहला स्टेप होगा, स्टेप वन क्या होगा इसमें, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको नाम समझ आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन वाले का नाम क्यों लिखा है उन्होंने, मिन, मैक्स, स्केलर। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन के लिए तो क्या था हमारे पास, स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। और इसमें क्यों है मिन मैक्स स्केलर, क्यों नाम है उसका, इस स्टेप की वजह से है। आपको अपने डेटा से एक्स मिन निकालना है। एक्स मिन क्या है, अपना डेटा देखो और सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो कौन सी है इसमें। सबसे छोटी कौन सी है हमारे पास, 10 है अपने डेटा में, तो आपको मिल गया वैल्यू अपनी 10। वैसे एक्स मैक्स ढूंढो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी अपने डेटा में, ढूंढो 50। बस ये आपको दो चीजें चाहिए थी। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या चाहिए थी आपको, मीन और डेविएशन, इसके लिए आपको चाहिए मिन और मैक्स वैल्यू, मिल गई आपको। अब आपको बस निकाल देना है। पहले हम निकालेंगे 10 के लिए, ठीक है, मुझे मुझे 10 को कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या निकालेंगे हम, एक्स डैश कर देते हैं ना, इससे मतलब इसमें निकाल रहे हैं वैल्यू। तो इसके लिए क्या करोगे आप, अ, जो भी आपका वो है एक्स वैल्यू, यानी जो भी आपकी 10 वगैरह वैल्यू है, उसमें से माइनस करोगे एक्स मिन को, जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू उसको माइनस करोगे उससे। उसके बाद क्या करोगे, जो आपकी एक्स मैक्स वैल्यू है उससे माइनस करोगे एक्स को, एक्स मिन को। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। हाँ तो अब देखो, यहाँ पे ये एक्स वैल्यू है वो क्या है आपकी 10 है, एक्स मिन क्या है आपकी 10 है, एक्स मैक्स क्या है आपकी 50 है, एक्स मिन क्या है वापस 10 है। तो ये आपका फॉर्मूला है इसका, एक्स माइनस एक्स मिन, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। तो एक्स क्या है हमारे पास 10, एक्स मिन भी क्या हम पे 10, डिवाइडेड बाय एक्स मैक्स क्या है 50 और एक्स मिन क्या है 10। कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0। एक और चीज, स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन में एक और फर्क है। जो स्टैंडर्डाइजेशन की रेंज होती है, जो जिसमें कन्वर्ट करता है वैल्यूज को, वो कैसे होती है, जैसे -1 to 1, -2 to 2, या ऐसी मतलब कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, ठीक है। ऐसे कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है इनकी, मतलब कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये रहेगा कि जो लोएस्ट वैल्यू है वो हाईएस्ट वैल्यू वो सेम रहेगी, बस चेंज ऑफ साइन रहेंगे, ठीक है। बट नॉर्मलाइजेशन केस में थोड़ा अलग है। नॉर्मलाइजेशन दो ही चीज़ों में कन्वर्ट कर सकता है, या तो 0 to 1 में होगा आपका पूरा डेटा, या -1 to 1 में होगा, ये, ठीक है, ये होगा आपका डेटा, ठीक है। तो आपका निकल गया इसमें 10th का क्या है 0,
10 को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये 0 में। ऐसे ही आप किसके लिए निकालोगे? सपोज हम निकालते हैं 30 के लिए। 30 के लिए कैसे निकलेगा? एक्स डैश निकालते हैं। 30 माइनस 10, 50 माइनस 10। यहाँ पे 30 माइनस 10, एक्स मिन की क्या वैल्यू? 10, एक्स मैक्स 50 माइनस 10। तो ये आ गया आपका 0.5 समथिंग, 0.5 समथिंग आएगा ये। 20 डिवाइड बाय 40 ना, 0.5। ऐसे ही हम इसके लिए निकालते हैं फॉर 50। 50 के लिए निकालेंगे तो एक्स डैश क्या होगा हमारा? 50 माइनस 10, 50 माइनस 10, 40 डिवाइड बाय 40, तो कितना आएगा? 1। तो आपको ये पता चल गया आपकी लोएस्ट वैल्यू कितनी थी? 0। और हाईएस्ट कितनी गई 50 के टाइम पे? 1। तो 0 to 1 की रेंज में आया ये आपका पूरा ओवरऑल, जो कि मैं अभी ऑलरेडी बताया ना मैंने कि 0 to 1 में कन्वर्ट करता है जो ये मिन मैक्स स्केलर है। तो लॉजिक तो बहुत ईजी है, स्टैंडर्डाइजेशन से भी ईजी है लॉजिक तो इसका। ठीक है, तो अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है ये। सो अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का। तो सेम मैंने यहाँ पे भी एक डेटा क्रिएट किया है। तो ये आपका कुछ डेटा है, ठीक है। मैंने फीचर 1 फीचर 2 ऐसे ही बना दिया अभी, ठीक है। रैंडमली जनरेट किया डेटा। उस समय हमने नॉर्मल से किया था, इस बार हमने यूनिफॉर्म से किया है, ठीक है। तो एक बार डेटा को विजुलाइज करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये हमारा डेटा डीएफ। तो मैं अगर यहाँ पे पी एल टी डॉट हिस्ट करूँ डीएफ फीचर 1 एंड पी एल टी डॉट शो, आई थिंक कुछ ओके। यहाँ पे डीएफ नहीं है, ये डेटा डीएफ है, ठीक है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ है डेटा का। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है आपका। हम फीचर 2 को भी देख लेते हैं। फीचर 2 भी स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। ऐसा कर्व होना चाहिए था हमारे पास, ऐसा कुछ, बट ये तो कुछ अलग ही बना हुआ है। तो हम इसमें लगाएंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे? एसकेलन से क्या इंपोर्ट करेंगे इस बार? मिन मैक्स स्केलर, ठीक है। उसके बाद स्केलर को इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे, जब तक कर ही रहे थे हम। उसके बाद उसे डेटा के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्केल डेटा मिलेगा ना, ये आपका एरे में होगा। इसको रन करते हैं, फिर यहाँ पे ब्रैकेट। तो जो हम स्केल डेटा देखते हैं अपना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये आपका एरे फॉर्मेट में है। हम इस एरे फॉर्मेट को वापस किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डेटा फ्रेम में। जनरली जब आप एमएल मॉडल बनाओगे तो आपको रिकन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है वापस डेटा फ्रेम में, क्योंकि एरे ही लेता है जब मशीन लर्निंग मॉडल। तो ये अब जो मैंने ये वाला स्टेप किया है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है एक, ओके। ये बस आपको दिखाने के लिए किया गया है। तो हमने इसे, जो ये एरे था, इसको कन्वर्ट किस में किया है? डेटा फ्रेम में। क्योंकि एरे के ऊपर आप विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा, तभी मैं दिखा सकता हूँ आपको आफ्टर और बिफोर वगैरह। तो मैं वो स्केल डीएफ आपको है दिखाऊं जो रिकन्वर्ट करने के बाद आया है। तो ये देखो अब, तो जो आपका ऊपर वाला है ये ओरिजिनल है, डेटा डॉट डी एफ हेड और स्केल डी एफ डॉट हेड। तो ये 96 पॉइंट समथिंग था, इसने 0.96 कर दिया। 69 समथिंग था, 0.66 कर दिया, ठीक है। 0 से 1 की रेंज में लिया है ये। कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है। या तो 0 से 1 की रेंज में लाएगा या -1 to 1। मैक्सिमम केसेस में 0 to 1 की रेंज में होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको विजुलाइज करेंगे। आप कॉपी कर सकते हो अगर करना है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 5,5। ये देखो, आफ्टर और बिफोर में कुछ फर्क तो है नहीं, बट अगर आप नीचे वैल्यूज देखोगे, ये 25, 50, 75, 100, बट यहाँ क्या है? 0, 0.5, 1, ठीक है। फीचर 1 स्केलिंग के बाद भी फर्क नहीं पड़ा है, फर्क नहीं पड़ा, बट काम परफेक्ट हुआ है। फीचर 2 25, 50, 75, 100,
0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर दिया उसने। ठीक है, तो जब आप पे डेटा नॉर्मलाइज नहीं है, आप पे अगर गॉस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप मिन मैक्स स्केलर का यूज करोगे या नॉर्मलाइजेशन का यूज करोगे। सो हमने दोनों पढ़ लिया अब तक। हमने स्टैंडर्ड स्केलर भी पढ़ लिया और मिन मैक्स स्केलर भी पढ़ लिया, और हमें ये पता चल गया कि किसको कब यूज करना है। बट एक चीज याद रखना, आपकी बेस्ट प्रायोरिटी रहेगी स्टैंडर्ड स्केलर। अगर आपको नॉन गॉसियन डेटा भी मिल रहा है, ठीक है, तब भी आप स्टैंडर्ड स्केलर को अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, कोई हार्म नहीं है। मैंने कहा था ना, ये कुछ अगर कुछ अच्छा नहीं करेगा तो कुछ बिगाड़ेगा भी नहीं, चाहे आपका डेटा कैसा भी हो। ठीक है, अब और हर बार ऐसा नहीं है कि ये नॉन गॉसियन डेटा पे चलेगा ही नहीं। ये कभी कभी नहीं चलता, लाइक डिपेंड करता है कि डेटा कैसा है, कितना कितना वैसा है, ये डेटा आपका कितना स्क्यूड डेटा है आपके पास। वरना स्टैंडर्ड स्केलर नॉन गॉसियन डेटा पे परफॉर्म कर लेता है, बट उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाता। परफॉर्म करने के लिए तो कर लेगा, बट एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी। एफिशिएंट वे क्या होगा कि आप मिन मैक्स स्केलर यूज़ करो। और मेन फ़र्क इनकी रेंज का है। स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है, रेंज काफ़ी बढ़ा देगा। अगर आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो आपकी ऐसी भी हो सकती है रेंज की -90 से 90 के बीच। ठीक है, तो ये रेंज तो ऑलरेडी बहुत बड़ी है। बट मिन मैक्स स्केलर क्या करता है, 0 to 1 के बीच। तो ये रेंज आपके पास ज़्यादा छोटी है ना, तो तब भी आप मिन मैक्स स्केलर का यूज़ कर सकते हो यूज़। ठीक है, तो वही है, मिन मैक्स स्केलर का आपका यही फ़ायदा है, और स्टैंडर्ड स्केलर का अपने अलग फ़ायदे हैं। आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि डेटा कौन सा है आपका। 90% टाइम स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ होने वाला है आपका, मिन मैक्स स्केलर कम यूज़ होता है काफ़ी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू।